गुड आफ्टरनून। वेक्टर के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग इंटीग्रल डेफिनेशंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ये चीज़ें सीखेंगे। आपने ये तीनों चीज़ें पहले के लेक्चर्स में पढ़ ली हैं, लेकिन वहाँ डिफरेंशियल साइन के साथ पढ़ा। मतलब आपने ग्रेडियंट का साइन जो था आपके लिए वो ये था, तो ये आप जब इसे पूरा लिखते हैं तो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड फाई। आप इसे क्या बोलते हैं? ग्रेड ऑफ फाई। फाई स्केलर फंक्शन था, उसका ग्रेडियंट आपने ऐसे कहा। तो ये तो डिफरेंशियल साइन है ना, डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव। ये तो डिफरेंशियल डेफिनेशंस है। ऐसे ही आपने डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर फंक्शन का जब आपने लिखा था तो डेल डॉट एफ लिखा था। यहाँ भी वही है, ये डिफरेंशियल डेफिनेशन है, क्योंकि आप इसे लिखते हो तो तीनों यही पार्ट आता है। ऐसे ही जब आप यहाँ कर्ल ऑफ अ वेक्टर एफ लिखते हो तो डेल क्रॉस एफ आता है। तो ये डेफिनेशंस तो तीनों पढ़ी आपने, लेकिन तीनों वेक्टर डिफरेंशियल डेफिनेशन थी, डिफरेंशियल ऑपरेटर की टर्म में थी। आज हेडिंग क्या लिखा है जरा ध्यान से देखिए, इंटीग्रल डेफिनेशंस ऑफ दिस थिंग्स। तो ये हम आज पढ़ेंगे। टुडे वी शैल डिस्कस इंटीग्रल डेफिनेशंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये जो कंसेप्ट है फिजिक्स में बहुत यूजफुल है। एक्चुअली मैथमेटिक्स में हम लोग इन्हें बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन आपको अगर फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो आपको ये समझना ज़रूरी है। उसी के बेस पर जब आगे थ्योरम्स आएंगी तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हम आसानी से चीज़ें समझ पा रहे हैं। तो मैं एक एक करके लिखता हूँ। तो सबसे पहले इंटीग्रल डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट, हम इस पर बात करेंगे। आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये डेफिनेशन प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपको कि क्या आपको ये डेफिनेशन याद है? वेक्टर में हमने यूज़ किया था ए इक्वल टू ए डॉट आई प्लस ए डॉट जे ए डॉट के हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ये वेक्टर्स में आपने शुरू में हो सकता है एक्सरसाइज की हो, ना की हो तो मैं इसे प्रूफ कर देता हूँ। ऐसा करते हैं, कोई वेक्टर ए मान लीजिए आप। सपोज आपने ए मान लिया a1i प्लस a2j प्लस a3j। सो अब आप a डॉट आई करिए, तो i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a1 आएगा, क्योंकि आई डॉट जे 0, आई डॉट के भी 0, तो आई डॉट आई 1, तो केवल क्या बचा? a1। ऐसे ही अगर जब a डॉट जे करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए डॉट जे, तो जे डॉट जे 1 केवल a2 आएगा, बाकी क्या हो जाएंगे? 0। और ए डॉट के क्या आ जाएगा? a3। तो राइट हैंड साइड में दोबारा रखिए, तो ए डॉट आई की जगह a1, इसकी जगह a1, तो फिर ये a1 आई, a2j, a3k, तो a के बराबर हो जाएगा या नहीं? नहीं समझ में आया तो आप वैल्यू रख लीजिए एक बार राइट में, आपको आ जाएगा कि अच्छा ये वेक्टर ए है। तो किसी वेक्टर को इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक। तो ये छोटा सा बॉक्स में रख देते हैं इसको, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो ये आपको समझाने के लिए था। अच्छा चलिए देखिए इसे कैसे लिखा जाए। एक कोई पॉइंट मान लेते हैं और इस पॉइंट को छोटा सा एरिया, एक वॉल्यूम, इस पी को घेरे हुए चारों तरफ से वॉल्यूम v है,
और सरफेस एरिया जो सरफेस है एस है, उस सरफेस एरिया में छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट मान लिया ds, और ds की जो नॉर्मल की डायरेक्शन है सपोज ये n है। ये जो वॉल्यूम v है ये भी बहुत छोटा है, हम लिमिट लगाएंगे बाद में v टेंड्स टू 0, तो वॉल्यूम सिकुड़ता जाएगा चारों तरफ से, और लास्ट में ये होगा कि जो पॉइंट p है बस वही अंदर रह जाएगा, बाकी वॉल्यूम अंदर को सिकुड़ता हुआ आएगा। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो वॉल्यूम v बहुत छोटा है। मैं लिख लेता हूं, लेट p बी अ पॉइंट इन द स्केलर फील्ड of the scalar point function फंक्शन को मैंने u मान लिया। स्केलर पॉइंट फंक्शन u है और उसका जो स्केलर फील्ड है चारों तरफ, उसमें एक पॉइंट मैंने कहीं पर क्या ले लिया, p ले लिया। लेट v, ये वाला जो बाहर से है, let v be a small volume, be a small volume bounded by a closed surface, कितना ले लें, surface S, closed surface S containing V, और वो P को कंटेन कर रहा है, P पॉइंट्स को कंटेन करता है, ठीक है। इफ n, ये वाला अब हम इसके बारे में करें, इफ n be a unit outward drawn normal to an element ds of S, then gradient of u, जो हमारे इंटीग्रल डेफिनेशन है वो होती है लिमिट जो v था टेंड्स टू 0, 1/v सरफेस इंटीग्रल ऑफ u n ds। क्वेश्चन नंबर 1, द लिमिट is to be taken as v shrinks down to p। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन थोड़ा समझ में आई होगी। इसको वेरीफाई करते हैं। मतलब मैंने तो डायरेक्टली बोल दिया कि ग्रेडियंट u इतना होगा, अब आपको तो रियलाइज नहीं होगा कि ये ग्रेडियंट है, तो हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रेडियंट आखिर जो आपने पढ़ा है उस ग्रेडियंट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे जो डिफरेंशियल डेफिनेशन थी, तो फिर तो मानना पड़ेगा कि ये वही है जो डिफरेंशियल में आपने पढ़ा है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको वेरीफाई करेंगे। वो तो चलिए नेक्स्ट पेज में मैं करूँगा, पहले बात समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। आपके पास एक वेक्टर स्केलर पॉइंट फंक्शन है u, और स्केलर ही होना जरूरी है, और उस जो उसका स्केलर फील्ड होगा आसपास, उसका प्रभाव क्षेत्र होगा, वहाँ पर एक पॉइंट हमने p ले लिया है। p को कवर करते हुए छोटा सा वॉल्यूम है v, और जिस सरफेस से कवर हुआ है वो सरफेस है s। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें सरफेस में छोटा सा एरिया लिया ds, और इसका नॉर्मल आउटवर्ड वेक्टर n है, और धीरे धीरे हमने कोशिश ये करनी है कि वॉल्यूम सिकुड़ता हुआ p तक पहुंच जाए। मतलब लास्ट में जो वॉल्यूम है कहाँ को टेंड करेगा, 0 को। वॉल्यूम टेंडिंग टू 0 का मतलब है इसके अंदर पॉइंट p रह जाए, बाकी कुछ भी ना रहे। तो उस समय इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो ग्रेडियंट ऑफ u होनी है। चलिए नेक्स्ट पेज में इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे आ रहा है। बस आप लोग ये डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
वेक्टर की, और हम आसानी से इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हमें जो प्रूफ करना है, तो आप एक बार फिर देखिएगा हमारे पास वेक्टर को कैसे लिखा था हमने, ए डॉट आई, ए डॉट जे, ए डॉट के। तो जो राइट हैंड साइड ग्रेडियंट होता है, हमारी इतनी जानकारी है कि स्केलर का जो ग्रेडियंट होगा वेक्टर होगा, तो मतलब ये वेक्टर है। तो कोई भी वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है ये पता है हमको, तो फिर इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, इस राइट हैंड साइड के लिए जगह कम थी तो मैंने ऐसे लिख दिया, इक्वल टू ये यही लिखा है एन डॉट आई टाइम्स आई, एन डॉट जे टाइम्स जे प्लस एन डॉट के टाइम्स के। क्या ये समझ में आया आपको? ये वेक्टर है ना, ग्रेडियंट तो वेक्टर होता है, तो ये वेक्टर इन जनरल इक्वल टू सम वेक्टर डॉट आई टाइम्स बाहर भी आई डॉट जे टाइम्स जे के टाइम्स के। क्योंकि वेक्टर इसमें आप ये देखिए, इस पूरे अमाउंट में केवल एन ही तो है जिसके साथ लिखा जा सकता है डॉट प्रोडक्ट, तो एन के साथ ही डॉट आई और बाहर आई से मल्टीप्लाई, एन के साथ जे का डॉट प्रोडक्ट बाहर जे, एन के साथ के का डॉट प्रोडक्ट बाहर के। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब केवल ये रह गया प्रूफ कि ये आई टाइम्स है तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स है, ये डेल यू अपॉन डेल वाई है, डेल यू अपॉन डेल जेड है। आपको ये प्रूफ करना रह गया है, तो हम इनको एक एक स्टेप में नेक्स्ट पेज में आप करते हैं। आइए अब इन चीज़ों को मैं समझाने से पहले आपको एक दो छोटी छोटी चीज़ें समझा दूं। अगर कभी आपसे कहा जाए कि ये एरिया है और इसका प्रोजेक्शन देखना है, तो लाइन का प्रोजेक्शन तो ठीक है, आपने देखा था वेक्टर में पहले भी, और एरिया का प्रोजेक्शन भी हम निकाल सकते हैं ऐसे ही, इसी तरीके से। तो ये इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप ये देखिए कि ये सरफेस को टिल्ट किया जा सकता है, मतलब ये ऐसे भी तो बनाई जा सकती है, तो इसका प्रोजेक्शन थोड़ा और कम आ जाएगा। यहाँ पर ये सरफेस प्रोजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो आपको एरिया का प्रोजेक्शन समझ में आ रहा होगा कि ऊपर से वर्टिकल लाइट डालिए तो समझ में आ जाएगा, जितने एरिया में इमेज बनेगी वो प्रोजेक्शन होगा। दूसरी बात, हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा है राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या पढ़ा है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। पहले हम इसका मतलब जान लेते हैं। राइट का मतलब है कि जो सिलेंडर है उसकी हाइट और उसके रेडियस के बीच राइट एंगल होना चाहिए। क्या कहा? सिलेंडर जो है, ये अगर हम एक सिलेंडर इमेजिन कर रहे हैं तो इसकी जो हाइट है और इसका जो रेडियस है उसके बीच एंगल कैसा होगा? 90 डिग्री होगा। दूसरा, इसका जो बेस है वो सर्कुलर हो सकता है, होना चाहिए सर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये भी एक सिलेंडर है, लेकिन क्या आपको उम्मीद है इसमें राइट एंगल बन पा रहा होगा यहाँ पर हाइट और रेडियस के बीच? तो शायद नहीं बन रहा होगा आपको। तो ये भी सिलेंडर होते हैं, लेकिन हमें नॉर्मली हाई स्कूल लेवल तक जब पढ़ते हैं कैसा पढ़ाया जाता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेस जरूरी नहीं है हमेशा सर्कुलर हो, फ्यूचर में आप जब पढ़ते हैं तो इलिप्टिकल बेस भी हो सकता है। आपने वो कोलगेट दंत मांजन पाउडर का डब्बा देखा होगा, आप उसका बेस देखिए तो बेस कैसा होता है उसका? इलिप्टिकल होता है। ऐसा डब्बा थोड़ा पिसरा हुआ और ऐसा होता है। ऐसे कई डब्बे दिखेंगे आपको जो सिलेंडर तो हैं लेकिन वो सर्कुलर नहीं है। राइट है, सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर है, राइट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और दोनों हो राइट सर्कुलर, तब आप बोलेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। उम्मीद है आपको इस शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लंबवृत्तीय बेलन। आप सोच रहे होंगे ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, प्रोजेक्शन और ये। अब यहां पर मैं आपको डायग्राम समझाता हूं। आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप में एक स्ट्रक्चर हम मान लेते हैं। हमने सिलेंडर बोला है, राइट शब्द यूज नहीं किया है, ठीक है। और ये जो सिलेंडर इमेजिन कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस के पैरेलल इमेजिन कर रहे हैं। एक सरफेस है एस, आपको दिख रहा होगा एस सरफेस ये है,
उसमें दो छोटे छोटे आपने मान लिए DS1 और DS2, बहुत छोटे सरफेस हैं, और मान लेते हैं उनका कॉमन प्रोजेक्शन ये DS8 है। ये क्या है? उनका कॉमन प्रोजेक्शन है इस पर, और एक्स्ट्रा जो प्रोजेक्शन है इसमें S8 से हम नाम दे देते हैं। तो पूरे एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन ये है, और जो DS8 से है वो DS1 और DS2 का कॉमन प्रोजेक्शन है। ठीक हो गया। तो अब हमें मैथमेटिकल इक्विवेलेंट निकालना है। पहले ये डायग्राम ध्यान से आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, इसको बना के प्रैक्टिस करिए। उसके बाद 2-3 लाइनें लिखनी है, मैं उसको लिखता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, जो मैं अभी आपको समझा रहा था वही मैंने लाइन लिख भी दी है। Let DS1 and DS2 with the elements of area cut off from the surface S by cylinder parallel to its axis. Let the common projection of DS1 and DS2 on the YZ plane be DS8। ये वाला यहाँ पर ये कॉमन प्रोजेक्शन है दोनों का, where the projection of S on the YZ plane is S8। If N1, ये हमने N1 ये दिखा रखा है, N2 ये दिखा रखा है, आप इसे देखिएगा, ये N1 है और ये N2 है। तो अब हम ये लिख रहे हैं, इफ N1 and N2 with the unit outward normals to DS1 एंड दूसरा कहाँ है? DS2 रिस्पेक्टिवली, देन आप DS8 को क्या लिख सकते हैं? माइनस टाइम्स N1 डॉट आई, डायरेक्शन देखिएगा DS1, और इधर N2 डॉट आई DS2, ऐसा लिख सकते हैं। इसका डायरेक्शन आपको कहाँ को दिख रहा है? H से आप इधर को ले रहे थे, तो N1 और I के बीच अगर आपको पता होगा डॉट प्रोडक्ट, अगर A और B के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो तो A डॉट भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, तो उसको आपने इस तरह से लिख दिया, माइनस टाइम्स करके, ताकि ये बराबर आ जाएं, और ये DS8 के बराबर मान लिया है। तो फिर अब हमने जो लिखा था I टाइम्स लिमिट V टेंडिंग टू 0 1/V डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S U टाइम्स N डॉट I DS, इसे हम ये वाला पूरा, तो ये क्या लिखा जा सकता है? I, ये तो ठीक है, क्या मैं इसे del U अपॉन del X लिख सकता हूँ? सोचिए तो, U में चेंज विद रिस्पेक्ट टू X, N डॉट I DS ये है, ये DS8 से है, U में चेंज ओनली विद रिस्पेक्ट टू X, तो ये क्या हुआ? चेंज इन U विद रिस्पेक्ट टू X, पार्शियलिटी, I del U अपॉन del X। सिमिलरली J टाइम्स लिमिट V टेंड्स टू 0 1/V U टाइम्स N डॉट J DS। अगर आप इसे हमने किया नहीं, अगर हम करते तो क्या मिलता है? ऐसे ही J तो ठीक है, ये del U अपॉन del Y, और ऐसे ही K टाइम्स लिमिट V टेंड्स टू 0 1/V S U टाइम्स N डॉट K DS, दिस इक्वल टू K टाइम del U अपॉन del Z। ये जो तीनों इक्वेशंस हैं ना हमारे पास, इसको कैपिटल A मानिए, ये बहुत यूजफुल है आगे डाइवर्जेंस और कर्ल में।
तो हमारा जो पिछला पेज था उसमें राइट हैंड साइड के तौर पर हमने तोड़ा था इनको, तो फिर राइट हैंड साइड हमारी क्या बन जाएगी ऑफ इक्वेशन 1 इक्वल टू आई डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस जे डेल यू अपॉन डेल जेड। तो आप इसे ग्रेड यू बोल सकते हैं या डेल यू। तो आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है और ये ध्यान में देने की ज़रूरत है एन डॉट आई टाइम डी एस टी आ रहा है आपके पास, एस एच से आ रहा है ना, एच टी रिस्पेक्ट में आ रहा है, ये एच टी अलाउंड था, तो यू में जो भी बदलाव होगा विद रिस्पेक्ट टू एच से है। तो अगर आप जे में करते तो यहाँ पर वाई आता, तो वाई के रिस्पेक्ट में होता, और के में लिखते तो यहाँ पर जेड आता, तो वो जेड के रिस्पेक्ट में चेंज होता। और ये पर वॉल्यूम से डिवाइड है पर यूनिट से, तो आपने जो किया है ये टोटल आपका जितना भी आ रहा है अपॉन वी से डिवाइड हो रहा है। तो यू में चेंज पर यूनिट चेंज इन जेड, पर यूनिट चेंज इन यू, पर यूनिट चेंज इन एक्स व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो ये ग्रेडियंट की डेफिनेशन है इंटीग्रल फॉर्म में, और हमने ये वेरीफाई किया है कि ये आपके पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, डिफरेंशियल फॉर्म में। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ आपको, जो पहले पेज में हमने किया था, तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन ये ली थी हमने, तो प्लीज़ आपको ये याद रखनी है। ये कैसे आया, इसको एक जनरल वेक्टर मानते हुए हमने 3 हिस्सों में तोड़ा और उसी को हमने यहाँ पर पुराने फॉर्म में लेके आए। उम्मीद है आपको पहला ये समझ में आया होगा ग्रेडियंट। नेक्स्ट हमारा काम है डाइवर्जेंस को कैसे समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पर अब हमारे पास पहले वेक्टर फील्ड आएगा, और उस वेक्टर, जैसे पिछले में स्केलर फील्ड था, यहाँ वेक्टर फील्ड होगा। तो हम एक छोटा सा मान लेते हैं डायग्राम वैसे ही। सपोज ये पॉइंट P है, एक कोई वेक्टर फील्ड है F। वेक्टर फील्ड कैसा है इस पर, F वेक्टर फील्ड है। तो P को F का प्रभाव क्षेत्र है चारों तरफ, और यहाँ पर वॉल्यूम V और सरफेस एरिया S ने उसको कवर किया हुआ है। एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लेंगे ds, और उसमें यूनिट वेक्टर n ले लेंगे। ये ds आपके पास ये सरफेस एरिया आ गया। डायग्राम वैसा ही है, F यहाँ चारों तरफ वेक्टर फील्ड है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपके पास, वैसा ही समझिएगा। तो हम ये ले लेते हैं, लेट P be a point in the vector field F। ये पॉइंट वेक्टर पॉइंट फील्ड होगा, सर छोड़िए F ही लिख लेते हैं। सपोज P be a small volume, इसका मतलब हम बाद में दोबारा फिर V टेंड्स टू 0 लगाएंगे। V be a small volume containing the point P and bounded by surface S। S सरफेस से घिरा हुआ मान लेते हैं, और हम मान ले रहे हैं कि N जो है, लेट N be यूनिट आउटवर्ड वेक्टर drawn normal to ds of S। then divergence of F जो होता है लिमिट V टेंड्स टू 0 1/V over S of N dot F ds। हमें ये प्रूफ करना है कि ये ऐसा होता है।
डाइवर्जेंस की ये डेफिनेशन है, हम इसे लेके चलेंगे और इसको उस फॉर्म में लेके आएंगे जो आपने पढ़ी हुई है। तो वेरिफिकेशन, तो जो f है वो तो वेक्टर है ना, वो वेक्टर फंक्शन, तो f को हम कैसा मान लें, f1i प्लस f2j प्लस f3k, ऐसा ले सकते हैं। तो f1 f2 f3 तो स्केलर हो गए और जैसे ijk आ गए, ये वेक्टर हो गया। सो n डॉट f करेंगे तो कैसा हो जाएगा, तो n का डॉट प्रोडक्ट इनके साथ आएगा, तो ये हो जाएगा f1 टाइम्स n डॉट i प्लस f2 टाइम्स n डॉट j प्लस f3 टाइम्स n डॉट k। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, आप इसे कैसे लिख सकते हैं राइट हैंड साइड को, देखिए ये आपके पास है लिमिट v टेंड्स टू 0 1/v, ये तो वही है इक्वेशन 1 का जो मैं ले रहा हूँ, n डॉट f ds। अब n डॉट f आपको ये पता लग गया कि n डॉट f की जो ये लिख सकते हैं, तो ये चीज़ 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा लिमिट v टेंड्स टू 0 1/v डबल इंटीग्रेशन f1 टाइम्स n डॉट i ds प्लस लिमिट v टेंड्स टू 0 1/v f2 टाइम्स n डॉट j ds प्लस लिमिट v टेंड्स टू 0 1/v f3 टाइम्स n डॉट k ds। इक्वेशन नंबर 2 मान लें इसको, तो हमने 3 तोड़ लिया। अब अभी जो मैंने पिछले ग्रेडियंट में बताया आपको, तो उसमें कैपिटल ए एक इक्वेशन हमने मानी थी, मैं उसे आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। वो ये था, तो लिमिट देखिए v टेंड्स टू 0 1/v s u n डॉट i ds इक्वल टू दिस, ये स्केलर था u, यहाँ पर f1 है इस बार, बाकी तो सब वैसे ही चल रहा है, तो इसे क्या मानेंगे, डेल f1 अपॉन डेल एक्स मान लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर f2 होगा, यहाँ पर f3 होगा। देखिए ऐसा है या नहीं है। सो यूजिंग इक्वेशन कैपिटल A we get left hand side limit v tends to 0 1/v double integration n dot f ds, क्या बनेगा, डेल f1 अपॉन डेल एक्स। अब इस बार बाहर से आई तो है नहीं, केवल डेल f1 अपॉन डेल एक्स ही हुआ, प्लस डेल f2 अपॉन डेल y प्लस डेल f3 अपॉन डेल z। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस टी डेल अपॉन डेल जेड डॉट f1i प्लस f2j प्लस f3k। तो फिर ये क्या बना, ये डेल डॉट और ये f, और इसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ f। इसका मतलब वो डेफिनेशन अपनी जगह जस्टिफाइड है। तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो ग्रेडियंट की इंटीग्रल डेफिनेशन ये है, v टेंड्स टू 0 दिस। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। शुरू में थोड़ा सा अलग सा लगता है, हो सकता है पहले ना पढ़ा हो कुछ चीज़ें,
और इन्हें याद रखना ज़रूरी है क्योंकि फिजिकल जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जिसको हम अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिजिक्स बोलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिकल सिचुएशन में इंटीग्रल डेफिनेशन यूज होती है। फ्यूचर में आप चाहे फिजिक्स में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ें, मैक्सवेल की इक्वेशंस पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ वेक्टर फंक्शन आपको आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज़ इस पर कमांड बनाने की कोशिश करिएगा, आपका फ़ायदा होगा। अब इसमें लास्ट पोर्शन है हमारे पास कर्ल। अगर हम लोग उसी तरह से फिर एक आपके पास कोई वेक्टर फील्ड है F और यहाँ पर पॉइंट P है, ये वॉल्यूम V है, सरफेस एरिया S है और यही N है और ये ds है, बहुत छोटा सा। सारा स्ट्रक्चर वही है, तो मैं इसे ज़्यादा नहीं बताऊंगा अब। तो आपके पास जो कर्ल F होता है उसकी इंटीग्रल डेफिनेशन होती है लिमिट v टेंड्स टू 0 1/v डबल इंटीग्रेशन ऑफ s, और यहाँ पर n क्रॉस f हो जाएगा। पिछले में क्या था, यहाँ पर n डॉट f था, आप देख लीजिए। इस बार क्या हो जाएगा, n क्रॉस f। तो आप n क्रॉस, जैसे n डॉट f को सॉल्व किया था ऐसे n क्रॉस f को करके आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि ये कर्ल क्यों है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अच्छा ये तीनों चीज़ों को जो हम फिजिक्स में वेक्टर में पढ़ते हैं हम इंटीग्रल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूज डायरेक्टली हो सकता है अभी ना हो, आपके एग्जाम्स में ना आ जाए, ये बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं हैं। तो लेकिन आप इसे याद रखिएगा, ये तीनों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी कुछ एक्सप्रेशन एक जैसा है और यहीं पर बदला है। डाइवर्जेंस में यहाँ पर डॉट आया है, कर्ल में क्रॉस आया है, ग्रेडियंट में थोड़ा सा अलग था शुरू में, तो आपने वो देख लिया होगा। अब यहाँ से आगे हम लोग जब पढ़ते हैं वेक्टर्स में तो हमारे पास अब थ्योरम्स हैं, इंटीग्रल थ्योरम्स हैं। तो जो सबसे पहली थ्योरम आती है वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, काफ़ी फंडामेंटल और थ्योरम है जो बहुत सारी जो एप्लीकेबल है। खैर गॉस का काम ही महानतम मैथमेटिशियन। तो हम गॉस के थ्योरम्स को अगर अभी करें तो मुझे लगता है लेक्चर लंबा चले जाएगा प्रूफ करने में। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, कैसे प्रूफ करते हैं, और इसकी वजह से मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक दो थ्योरम्स, जैसे कूलाम्स लॉ, आपने पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कूलाम्स लॉ भी हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, कूलाम थ्योरम। और याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम लॉ और गॉस लॉ आपने पढ़े होंगे। तो गॉस को ही अगर करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गॉस का तो आपके वॉल्यूम पर आता है, वॉल्यूम और सरफेस पर। और दूसरा उसके बाद नेक्स्ट हमारी थ्योरम होगी स्टोक्स थ्योरम और कुछ एप्लीकेशंस। चलिए इतना नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, इसको ढंग से समझ लीजिएगा, वो हमारे लिए यूजफुल होगा। आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।